एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम आपका कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक सिविल इंजीनियर्स को आनी चाहिए। चाहे आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे आपकी गवर्नमेंट जॉब है, या आपका खुद का कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, या फिर आप एज ए फ्रीलांसिंग वर्क करते हो। तो जो आज की वीडियो में मैं आपका इंपॉर्टेंट स्किल्स के बारे में बात करूंगा जो कि सिविल इंजीनियर्स को आनी चाहिए, वो हर एक सिविल इंजीनियर्स को आनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में आपका वर्क कर रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपकी जो सबसे बेसिक जो स्किल है वो है आपका ड्राइंग रीडिंग्स। ड्राइंग रीडिंग्स आपका, क्योंकि जब हमें कोई भी साइट हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिजिकली जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो उससे पहले उसका हमें आपका एक ब्लूप्रिंट, उसकी जो ड्राइंग्स होती है वो हमें मिलती है। उस ड्राइंग्स को ही हम आपका ग्राउंड रियलिटी पे जो है आपका एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब मुझे आपका ड्राइंग को रीड करना ही नहीं आएगा तो मैं उसको ग्राउंड पे कैसे एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट होता है आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो होती है वो क्या होता है कि मेन ब्लूप्रिंट होता है आपके प्रोजेक्ट का। आपका साइट प्लान कैसा है, आपका लेआउट आपका क्या है, बिल्डिंग में कौन सा कंपोनेंट बिल्डिंग का कहाँ पे क्या क्या चीजें रहने वाली है, वो सब हमें कौन बताता है, आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो आती है वो होती है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग जो है हमें आपका स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देती है कि आपका फाउंडेशन का क्या साइज रहेगा, फाउंडेशन की आपकी डेप्थ क्या है, आपकी कॉलम बीम जो आपकी स्लैब है, उन सब की जो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग होती है, कितनी उन पर रेनफोर्समेंट रहेगी, क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, वो सब कुछ हमें कौन बताता है, आपका स्ट्रक्चरल ड्राइंग। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है आपका सेक्शन एंड एलिवेशन। एलिवेशन आपका रिप्रेजेंट करता है आपका 2D एंड 3D आपके एलिवेशंस होते हैं, जो कि आपका बिल्डिंग को जब हम आपका सामने से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, वो आपका एलिवेशन होता है। सेक्शन क्या होता है, जब हम किसी पार्ट को कट करके देखना चाहेंगे तो वो आपका क्या होता है, आपका सेक्शन होता है। क्लियर। जब हम सामने से किसी चीज को देख रहे हैं तो वो एलिवेशन होता है, जब किसी पार्ट को हम कट कर देते हैं तो वो आपका सेक्शन होता है। तो ये तीनों कंपोनेंट आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स आनी चाहिए, सेक्शन एंड एलिवेशन आपको रीड करना आना चाहिए। इसके बाद आपकी मेरी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल आपका जितनी भी जो मेरे आपके रेनफोर्समेंट है उसकी क्या कटिंग लेंथ रहने वाली है, किस एंगल पे वो आपका बैंड होगा, ये सारी डिटेल मुझे कौन बताता है, आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। टोटल प्रोजेक्ट के अंदर कितना आपकी रेनफोर्समेंट लगने वाली है, बिलिंग के टाइम पे हम जब आपका कैलकुलेशन करते हैं वो सब हम आपका बार बेंडिंग शेड्यूल से ही उसकी क्वांटिटी लेते हैं। इसमें आपका सब स्ट्रक्चर का बीबीएस आपको आना चाहिए। सब स्ट्रक्चर में आपका जैसे जो अप टू प्लिंथ लेवल जो आपकी स्ट्रक्चर होती है, अगर आपका बेसमेंट है तो बेसमेंट में रिटेनिंग वॉल्स आ जाएंगे, आपकी फाउंडेशन है राफ्ट फाउंडेशन, आइसोलेटेड फुटिंग है, इसके अलावा आपका प्लिंथ बीम होता है, तो वो सारा पार्ट आपका सब स्ट्रक्चर का होता है। उसके बाद आपका सुपर स्ट्रक्चर, जो प्लिंथ लेवल से ऊपर की जो आपकी स्ट्रक्चर होती है वो आपकी सुपर स्ट्रक्चर होती है। इसमें मेनली आपके तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका कॉलम, सेकंड होता है आपका बीम एंड थर्ड होता है आपका क्या, स्लैब। तो इन सब की मुझे आपका बीबीएस कैलकुलेट करना आना चाहिए। बीबीएस में आपकी डिटेलिंग होती है रेनफोर्समेंट की। यहाँ पे आपको कुछ शेप दिख रही होंगी, जैसे ये आपकी एक अलग टाइप की शेप है, ये आपकी एक अलग टाइप की शेप है, यहाँ पे कुछ अलग टाइप की दिख रही होगी, यहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप का शेप दिख रहा होगा। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी बार स्ट्रेट कट करनी है, किस बार को मुझे जो है आपका 45 डिग्री के एंगल पर बेंड करना है, किस बार में मुझे आपका एल प्रोवाइड करना है, और एल भी किस लेंथ का मुझे एल प्रोवाइड करना है, वो सब मुझे आपका कौन बताएगा, वो सब मुझे बताएगा आपका बार बेंडिंग शेड्यूल। ठीक है। तो बार बेंडिंग शेड्यूल वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है जो कि सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। इसके बाद मेरा आपका नेक्स्ट है लेबर प्रोडक्टिविटी। किसी भी काम को, कोई भी आपका सिविल का वर्क है उसको करने में कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट होने वाली है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी काम को करने के लिए मुझे 10 लेबर की रिक्वायरमेंट है और मैंने उस काम को कराने के लिए 15 लेबर वहां पे यूज की हुई है, या फिर वहां पे मैंने 5 ही लेबर यूज की हुई है। तो वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जो कॉस्टिंग होती है दोनों को आपका इफेक्ट करता है। तो आपको लेबर प्रोडक्टिविटी का पता होना चाहिए कि अगर आपका, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिख रहा होगा इमेज में, ये आपका एक पियर है, कॉलम का रेनफोर्समेंट यहाँ पे बन रही है, तो इसमें आपकी कितनी लेबर लगेगी वो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ पे आपका आरसीसी कास्टिंग हो रही है तो इसका आपको पता होना चाहिए कास्टिंग में आपको कितनी स्किल और कितनी नॉन स्किल लेबर की यहाँ पे आपको जो है जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है। इसके बाद आपका जो मेरा नेक्स्ट स्किल है वो है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर
जो एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर होता है उसको ये नहीं पता होता कि मेरा जो आपका सिविल के जितने भी आइटम है या कंपोनेंट है किसी भी स्ट्रक्चर के, उसका मेजरमेंट मुझे कैसे करना है, मुझे आरसीसी को किस यूनिट में मेजर करना है, मुझे रेनफोर्समेंट को किस यूनिट में मेजर करना है, ब्रिक वर्क को मुझे किस में करना है, प्लास्टर वर्क को मुझे किस मेजरमेंट किस यूनिट में मेजरमेंट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें आपका जैसे ऑल स्ट्रक्चर्स मेंबर, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स मेंबर हैं उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है। एंड लास्ट वन है आपका फिनिशिंग के आइटम। फिनिशिंग में आपका टाइल्स है, पीओपी है, फॉल सीलिंग है, ठीक है, स्टोन वर्क है, ये सारे आपके किस आइटम किस यूनिट के अंदर आप मेजरमेंट करोगे वो आपको पता होना चाहिए। जैसे जनरली रेनफोर्समेंट हम केजी में मेजर करते हैं, आरसीसी हम क्यूबिक मीटर में करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पे हम आरसीसी रनिंग मीटर के अंदर भी मेजर करते हैं। ऐसे आपका ब्रिक वर्क है, ब्रिक वर्क आपका क्यूबिक मीटर में भी मेजरमेंट किया जाता है और इसके साथ साथ स्क्वायर मीटर के अंदर भी मेजरमेंट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सा आइटम कब किस यूनिट में उसका मेजरमेंट करना है, कब मुझे उसको स्क्वायर मीटर में लेना है, कब मुझे उसको आपका क्यूबिक मीटर में मेजरमेंट करना है, कब मुझे उसको आपको जो है नंबर्स के अंदर मेजरमेंट करना है। तो ये होता है आपका क्या, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है आपका क्यूए क्यूसी। ठीक है, क्यूए एंड क्यूसी ये क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड द क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, साइट पे जो भी आपका वर्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है या फिर जो आपके नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, आईएस कोड्स हैं, सीपीडब्ल्यूडी की वर्क स्पेसिफिकेशन है, उनको आपका ये फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आरसीसी करनी है, मेरी ड्राइंग के अंदर स्पेसिफाई है कि मुझे M40 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, तो जो कंक्रीट हम साइट पे यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में M40 है या नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कि मैं M30 उसको यूज कर रहा हूं या फिर M40 से ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि आपको क्यूए क्यूसी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं, प्रोजेक्ट के जो भी टेस्ट रिपोर्ट होती है, आपके रजिस्टर्स होते हैं, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंटेन करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिटी, जितना भी मटेरियल साइट पर रिसीव होता है, जो भी मटेरियल आपके साइट पर रिसीव हो रहा है उसकी आपकी टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। टेस्टिंग की रिपोर्ट के आधार पे हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो आपका क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका यहाँ पे जैसे प्रिपेयर रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट बनती है आपकी क्यूए क्यूसी की, वो आपको प्रिपेयर करनी है। इसमें आपका प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग की कैसे हमें क्यूए क्यूसी को प्लान करना है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, मॉनिटर कैसे करना है, ये सब आपका क्यूए क्यूसी इंजीनियर का पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी यहाँ पे जो नेक्स्ट मेरी स्किल होती है वो होती है आपका क्वांटिटी सर्वे। ठीक है, क्वांटिटी सर्वे का अलग पूरा फील्ड होता है, साइट पे क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं। उनका आपका क्या काम होता है, क्वांटिटी एस्टिमेट। जो भी प्रोजेक्ट है आपका उसमें कितनी क्वांटिटी लगने वाली है डिफरेंट डिफरेंट आइटम की, बिफोर कंस्ट्रक्शन और आपका ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से पहले भी हम आपका एस्टिमेट बनाते हैं जो कि आपका बीओक्यू बनता है। जब कोई भी टेंडर अलॉट किया जाता है तो उससे पहले उसका बीओक्यू प्रिपेयर होता है जिसमें हर एक आइटम की क्वांटिटी मेंशन होती है, वो आपका कौन करता है, क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई जैसे एग्जिस्टिंग कोई बिल्डिंग है उसको सेल आउट करना है तो उसकी वैल्यूएशन निकालनी है, तो उसके आधार पे उसकी भी हम लोग जो है क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं। तो ये सब आपका काम कौन करता है, क्वांटिटी सर्वे। इसके अंदर नेक्स्ट होता है आपका रेट एनालिसिस। अब मैंने क्वांटिटी तो कैलकुलेट कर ली, अब जैसे मैंने लगा लिया कि आपका आरसीसी इतने क्यूबिक मीटर लगने वाली है, रेनफोर्समेंट इतने केजी लगेगा, आपका जो है टाइल इतने स्क्वायर मीटर लगेगी, लेकिन उसका रेट भी मुझे पता होना चाहिए। तो रेट भी एनालिसिस कौन करता है, आपका क्वांटिटी सर्वेयर। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट होता है कॉस्ट की प्लानिंग। मेरे पास क्वांटिटी है, मेरे पास उसका रेट है, टोटल कॉस्टिंग मुझे पता है कि प्रोजेक्ट की क्या कॉस्टिंग होने वाली है, तो मैं इजीली कॉस्ट की प्लानिंग कर पाऊंगा। अगर मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट ही नहीं पता होगा तो मैं प्लानिंग उसकी कैसे कर पाऊंगा। तो ये भी सब काम आपका क्वांटिटी सर्वे का होता है। कॉन्ट्रैक्टर का जो पार्ट होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट जो होता है, सारे आपके रूल रेगुलेशन जो है वो सब आपका क्वांटिटी सर्वे के अंदर आते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट स्किल है वो है बिलिंग। ठीक है, बिलिंग इंजीनियर आपकी एक अलग सेपरेट पोस्ट होती है साइट पे, जिसका काम होता है आपका साइट पे जितने भी बिल्स हैं वो सारे प्रिपेयर करना। अब इसमें क्या क्या आता है, आपका आइटम वाइज बिल, जितने भी आइटम है आपके उनका अलग अलग बिल आपका प्रिपेयर करना। उसके बाद आपका क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर की बिलिंग, क्लाइंट की तरफ से अगर आप कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से काम कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाओगे, क्लाइंट की तरफ से काम कर रहे हो तो क्लाइंट का बनाओगे, या फिर दोनों का बिल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका मोड ऑफ मेजरमेंट। एक बिलिंग इंजीनियर को मोड ऑफ मेजरमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसमें एक सबसे अच्छा आईएस कोड है IS 1200। तो एक जो भी एक बिलिंग इंजीनियर होता है उसकी जुबान पे होना चाहिए आपका IS 1200। IS 12 के पार्ट हैं आपके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरीके से अलग अलग पार्ट है। तो हर एक पार्ट के अंदर हर एक आइटम का मेजरमेंट का तरीका बताया गया
जाएगा कि किस आइटम को कैसे मेजर करना है, कहां पे हमें डिडक्शन करना है, कहां पे डिडक्शन नहीं करना है, कहां पे मुझे एक्स्ट्रा लेना है, कहां पे एक्स्ट्रा नहीं लेना है, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगी, वो सब आपको IS 1200 के अंदर मिल जाएगा। इसके बाद आपका यहाँ पे IS कोड एंड CPWD स्पेसिफिकेशन, जैसा IS कोड मैंने अभी बताया आपका, IS 1200 मैंने बताया, इसके अलावा CPWD की वेबसाइट पे आप जाना, वहां पे उनकी वर्क स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो उन वर्क स्पेसिफिकेशन के अंदर भी मेजरमेंट्स के तरीके दिए हुए हैं कि कैसे उनका मेजरमेंट करना है। तो ये सब कुछ एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए। इसके बाद आपका मेजरमेंट सीट, जो कि आपका MB होती है, जितने भी आपके गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होते हैं उन पे आपका MB होता है, मेजरमेंट बुक होती है, उसको फिल किया जाता है हैंड से। प्राइवेट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक्सेल की सीट के थ्रू आपका MB बनती है, गवर्नमेंट में आपका जो है जो रजिस्टर्ड होता है उसमें हैंड से आपका लिखा जाता है। इसके बाद आपका यहाँ पे मटेरियल रिकंसिलिएशन एंड प्राइस एक्सलेशन, ठीक है। मटेरियल रिकंसिलिएशन से हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कितनी वेस्टेज साइट पे हो रही है, वो विद इन द परमिसिबल लिमिट है या नहीं है। अगर आपने सपोज करो किसी आइटम की परमिसिबल लिमिट आपने सेट की हुई है 3%, ठीक है, ये पहले से हमने सेट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को एग्रीमेंट में लिख के भी दे दे कि इस पर्टिकुलर आइटम की 3% से ज्यादा वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि 3% वेस्टेज है या नहीं है। तो मटेरियल रिकंसिलिएशन एक टॉपिक होता है। मटेरियल रिकंसिलिएशन मेथड से हम लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कि साइट पे एक्चुअल में कितनी परसेंटेज आपकी हो रही है, जो आपकी वेस्टेज है। अगर 3% से ज्यादा हो रही है तो आप कॉन्ट्रैक्टर के बिल में से उसको डिडक्शन कर सकते हो। अगर 3% से कम है तो फिर कोई आपका, अगर विद इन द लिमिट है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिमिट अगर एक्सीड कर जा रही है तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्टर के बिल से माइनस करोगे। इसके बाद आपका प्राइस एक्सेलेशन का एक क्लोज होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है आपका, जब वो लॉन्ग टर्म तक एग्जीक्यूट होता है, अगर सपोज करो 2019 में कोई आइटम है, इसके बाद है आपका इसमें इसी में आपका है प्राइस एक्सेलेशन। अब क्या होता है कि आज कोई टेंडर अलॉट हुआ 2022 में, ठीक है, और वो उसका टाइम पीरियड था 3 साल कंप्लीशन का, लेकिन 5 साल उसको एग्जीक्यूट हो गए करते हुए, तो जो रेट आज के टाइम पे 5 साल बाद तो वो रेट रहेंगे नहीं। तो वो कितने प्राइस एक्सेलेट हुए, किस रेट से एक्सेलेट हुए, कॉन्ट्रैक्टर को उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो सब आपका प्राइस एक्सेलेशन के थ्रू हम लोग जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। आप कभी भी देखना, जैसे DSR होते हैं, SOR होते हैं, PWD का SOR है, CPWD का DSR है, वो हर साल रिवाइज हो जाता है, उसके हर साल नए नए वर्जन आ जाते हैं, 2019, 20, 21, इस तरीके से। क्यों आते हैं? क्योंकि हर साल आपका महंगाई बढ़ रही है। गवर्नमेंट के रेट से भी अगर आप देखें तो जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, तो उसके अकॉर्डिंग भी रेट आपके इंक्रीज होते हैं। तो वो सब चीजें आपका यहाँ पे प्राइस एक्सेलेशन के अंदर आएंगी। इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कोई भी काम होता है, सबसे पहले क्या होता है, उसका टेंडर आपका निकलता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है टेंडर डालते हैं, उसके बाद जिसका भी प्राइस सबसे कम होता है उसको टेंडर अलॉट कर दिया जाता है, देन उसके बाद फिर आगे का नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है। तो आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट भी आपको आना चाहिए। इसमें आपका टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ये सब हमने हमारा जो टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का कोर्स है, स्पेशली जो डिजाइन किया गया है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसमें इन सब पर डिटेल में बताया गया कि कैसे कितने टाइप्स के टेंडर होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है टेंडर को आपका एग्जीक्यूट करने का, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें प्रिपेयर करने, वो सब डिटेल में बताया। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके उसको लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे इंपोर्टेंट क्लोज, CPWD की आपकी जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस हैं, उसमें सारे क्लोज आपके दिए हुए हैं पूरे की, किस टेंडर में क्या अगर कोई डिस्प्यूट होता है या किसका क्या आइटम होना चाहिए, सारी चीजें जो है एज पर क्लोज जनरल कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन के अंदर मेंशन की गई है। इसके बाद आपका यहाँ पे NIT एंड EMD होता है आपका अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट होता है। जब भी हम कोई भी टेंडर आप लेते हैं तो उससे पहले कुछ सिक्योरिटी मनी जो है कॉन्ट्रैक्टर को डिपॉजिट करनी होती है, तो वो सारी आपका टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है। टेंडर का ड्राफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि टेंडर का ड्राफ्ट जो है वो कैसे प्रिपेयर करना है, वो आना चाहिए आपको। लेबर के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, गवर्नमेंट ने लेबर के लिए अलग से जो लेबर लॉज है इंडिया के, हर स्टेट वाइज अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अपने अलग रूल्स हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर बाय द ओनर, किसी भी ओनर के पास कौन से वो राइट्स हैं जिनकी हेल्प से जो है वो आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टर्मिनेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट जो मेरी स्किल है वो है आपका प्लानिंग। प्लानिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, क्योंकि आज के टाइम पे क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसकी डेडलाइन जो है वो पहले से ही सेट हो जाती है। अभी जैसे आपका दिल्ली के अंदर सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट चल रहा है,
2024 में चुनाव होने हैं, सबको पता है कि 2024 में चुनाव होंगे, तो आपके जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी, वो ये चाहेंगे कि वो प्रोजेक्ट जो है आपका 2024 से पहले पहले ही कंप्लीट हो जाए। तो एक डेडलाइन सेट कर दी कि 2024 से पहले वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। ऐसे जैसे राम मंदिर बन रहा है, तो इतने टाइम के बाद उसका कंस्ट्रक्शन हुआ, तो हर कोई चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी उसका कंस्ट्रक्शन हो, तो उसकी भी एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई है कि इससे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है। तो ये सब आपको कौन बताएगा कि इस प्रोजेक्ट को जब हमारी डेडलाइन सेट हो जाती है तो उस डेडलाइन में हमें कैसे काम करना है, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, ये आपका पार्ट होता है प्लानिंग का। इसके अंदर आपका जनरेट वीकली एंड मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कितनी हमारी प्रोग्रेस हो रही है, कितना हम टारगेट अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको हमें रिपोर्ट से पता चलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कैश फ्लो, जो हमारा कैश है, पैसा जो है वो कैसे हमें मैनेज करना है, किस किस फेज में हमें कितने कितने फंड की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो सब इसका पार्ट होता है आपका। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो पैसा ही है, जब पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे। इसके अलावा माइक्रो प्लान, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसका एकदम स्मॉल लेवल पे, माइक्रो लेवल पे हमें उसका जो है आपका प्लान प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपका नोटिफाई द क्लाइंट चेंज इन स्कोप, अगर आप कोई चेंज स्कोप को किसी को चेंज कर रहे हो या कुछ भी आप चेंजेस कर रहे हो तो आप अपने क्लाइंट को नोटिफाई करोगे। इसके अलावा टाइम का एक्सटेंशन, अगर किसी कारणवश आपका प्रोजेक्ट जो है डिले हो जाता है, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था आपका, लगभग 2 साल तक हम लोग जो है लॉकडाउन में रहे, तो इस पीरियड में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, तो ये जो टाइम पीरियड था इसको हमें अब क्या करना है, अपने क्लाइंट से जो है एक्सटेंशन लेना है कि भाई आपको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि भाई हम 2 साल लॉकडाउन में थे इसलिए हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर पाए, तो हमें अब 2 साल का एक्सटेंशन चाहिए। तो ये आपका यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा। जब हमें प्लानिंग करेंगे तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट है लास्ट में, ये आपका लास्ट स्किल है सॉफ्टवेयर स्किल्स। ठीक है, आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर्स, इन सब की काफी इंपॉर्टेंस हो गई है। तो सॉफ्टवेयर्स का पार्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे बेसिक जो सॉफ्टवेयर है जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को आना चाहिए वो है आपका ऑटोकैड। सबसे पहले कोई भी सिविल इंजीनियर होता है आपका सबसे पहले कौन सा सॉफ्टवेयर सीखता है, आपका ऑटोकैड ही सीखता है। इसके बाद आपका एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल पे आप जो बिल करते हो, सारी रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हो, आप एमएस एक्सेल पे बनाओगे। इसके अलावा स्टैट प्रो और ईटैप, जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है, आपका स्ट्रक्चर को डिजाइन करना है तो आप स्टैट प्रो और ईटैप के अंदर करोगे। आपका एमएक्स रोड सिविल 3D, अगर आप हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना चाहते हो तो ये सॉफ्टवेयर आपको आने चाहिए। इसके अलावा एमएक्स प्रोजेक्ट और प्राइमावीरा, अगर आप प्लानिंग के फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको ये सॉफ्टवेयर आनी चाहिए। इसके अलावा रेविट है। रेविट आपका जो है बीआईएम में आपका इसका यूज होता है। आपका 3ds मैक्स है, स्केचअप है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ये सारे आपके 3D एलिवेशन, अगर आपको 3D वीडियो वॉक थ्रू वगैरह सब बनानी है तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपके यूज होंगे। तो ये इसके अलावा और भी बहुत सारी लिस्ट बहुत लंबी है सॉफ्टवेयर्स की, लेकिन आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सॉफ्टवेयर लर्न करने, क्योंकि हर इंसान हर चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं होता है, तो आपको अपने फील्ड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर सीखने हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर थे जो मैंने डिस्कस किया। क्लियर हुआ? तो टोटल 10 मैंने इंपोर्टेंट स्किल्स जो है आज की वीडियो के अंदर डिस्कस की, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को आनी चाहिए। अगर आप अपने करियर में ग्रोथ चाहते हो, कम टाइम में अपनी सैलरी इंक्रीज कराना चाहते हो, अच्छी प्रोग्रेस चाहते हो, तो ये सारी स्किल्स आपको आनी चाहिए। अगर आप ये स्किल लर्न करना चाहते हो तो आप हमारी जो एप्लीकेशन है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में इनके आपके कोर्सेज वहां पे अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या फिर कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो नीचे स्क्रीन पे आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, इन नंबर पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। क्लियर? और चैनल पे, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फ्रेंड सर्कल में अपने, ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।